टैग फन प्रेजेंट्स एक सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है फर्नांडो नाम के एक आदमी से, जो कि एक पेंटर होने के साथ साथ जूडो प्रशिक्षक भी है। एक दिन फर्नांडो सड़क के किनारे सिगरेट पी रहा होता है। तभी सड़क से एक गाड़ी गुजरती है और पानी से उसकी सिगरेट बुझ जाती है। वो सिगरेट को पानी में फेंक देता है। बारिश के कारण पानी सड़क पर चारों तरफ फैला रहता है। तभी उसकी सिगरेट बहते हुए बैंक ऑफ रियो के सामने वाली गटर में चली जाती है। फर्नांडो उस गटर के पानी का पीछा करते हुए एक ब्रिज की तरफ चले जाता है, जहाँ सारा गटर का पानी एक साथ जमा होता है। फिर फर्नांडो उस गटर के पाइप में जाता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उस आइडिया को शेयर करने के लिए वो अपने दोस्त सेबस्टाइन के पास जाता है और उससे कहता है कि क्यों ना हम बैंक में रॉबरी करें। लेकिन सेबस्टाइन मान तो जाता है, बट उससे कहता है कि इसके लिए हमें बहुत सारे इक्विपमेंट और गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए हमें पैसे चाहिए। फर्नांडो पैसों का इंतजाम करने के लिए अपने एक दोस्त डिबाउजा से मिलने जाता है, लेकिन डिबाउजा के पास भी पैसे नहीं होते। डिबाउजा उसे एक मारियो नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताता है, जो कि पहले से एक चोर है। फर्नांडो उस व्यक्ति के पास जाता है और उसे अपना पूरा प्लान समझाता है और उससे कहता है कि यदि हम इस चोरी को करने में कामयाब हुए तो तुम्हें दोबारा चोरी कभी नहीं करनी पड़ेगी। मारियो ये सब सुनकर उनके प्लान में शामिल हो जाता है। इसके बाद ये बैंक के सामने वाले नाले के अंदर जाते हैं ताकि ये जान सके कि इन्हें कितनी लंबी सुरंग बनानी है। सारा मेजरमेंट लेकर ही आगे की प्लानिंग करते हैं। हालांकि इन्हें पता होता है कि आगे बहुत सारी चुनौतियां आने वाली है। इन्हें यह भी पता रहता है कि बैंक के अंदर मोशन सेंसर लगे हैं, यानी रात में कोई भी बैंक के अंदर कोई हलचल करता है तो मोशन सेंसर उसे डिटेक्ट कर देंगे, जिससे पास के पुलिस स्टेशन में अलार्म बज जाएगा, जिससे पुलिस जल्दी से बैंक में पहुंच जाएगी। लेकिन फर्नांडो कहता है कि मोशन सेंसर किसी भी इंसान की हीट को सेंस करता है, ना कि उसकी हलचल को। इसके लिए मेरे पास एक खास तरह का शूट है जिसे कोई भी सेंसर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम बैंक के अंदर जाकर उन लॉकर्स को कैसे खोलें। अगले दिन ये बैंक के अंदर जाकर वहाँ का सारा मुआयना करते हैं। इस बीच बैंक के सिक्योरिटी गार्ड फर्नांडो को फोटो खींचते देख लेता है और अपने साथ बैंक के बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पर फर्नांडो यह देखता है कि लॉकर्स कहाँ पर है। वह बैंक के पूरे मैप को देख लेता है। सिक्योरिटी गार्ड फर्नांडो के कैमरे की चेकिंग करते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता है। दरअसल यह सब एक प्लान का हिस्सा था। वो जानबूझकर सिक्योरिटी गार्ड के सामने फोटो खींच रहा था ताकि सिक्योरिटी उसे पकड़ सके, लेकिन उसने पहले से ही मेमोरी कार्ड को निकाल दिया था। फर्नांडो वापस अपने तीनों दोस्तों को बैंक के अंदर की फोटोज दिखाता है और बैंक का नक्शा बताकर उन्हें चोरी करने का प्लान बताता है। इन सबको यह पता रहता है कि इनको सुरंग कहां से खोदनी है और बैंक में जितने भी लोगों का पैसा है उन सबका इंश्योरेंस रहता है, यानी नुकसान सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी का होगा। ये अपनी टीम में एक नए व्यक्ति को शामिल करते हैं जिसका नाम एल्बर्टो है। अभी भी इनके सामने एक चुनौती होती है कि बैंक के अंदर के 400 लॉकर्स को कैसे खोलें। अगर ये एक लॉकर को टॉर्क से खोलते हैं तो ऐसे 400 लॉकर को खोलने में 400 मिनट लग जाएंगे, जिसमें लगभग 6.5 घंटे से अधिक का समय लगेगा और इतने समय तक ये बैंक के अंदर नहीं रह सकते। इससे मारियो यह तय करता है कि वह उसी बैंक की दूसरी ब्रांच में एक अपना लॉकर खुलवाएगा। अगले दिन वह बैंक की दूसरी ब्रांच में जाकर वहाँ एक लॉकर खुलवा देता है और वह लॉकर के मैकेनिज्म को देखता है कि लॉकर कैसे खुलता है। इसके बाद ये अपने साथियों के साथ एक गाड़ी को चुरा लेता है, जिससे चोरी के पैसे को इस गाड़ी में ले जाकर भाग सके। इसके बाद ये उस गाड़ी को ले जाकर एल्बर्टो के पास जाते हैं, क्योंकि एल्बर्टो का काम चोरी के बाद उन सबको वहाँ से निकालने का होता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और इनकी इंक्वायरी करने लग जाती है। लेकिन इतने में ही एल्बर्टो अपनी पत्नी को लेकर वहाँ पर आ जाता है और पुलिस से कहता है कि ये हमारे गेस्ट हैं और हमारे पास यहाँ आए हैं। अब रात को ये सब सुरंग खोदते हैं। नाले के अंदर 2 दिन से ये सब ड्रिल मशीन तरह सारे इक्विपमेंट की मदद से सुरंग बनाते हैं। अब सुरंग बनाते इनकी ड्रिल मशीन टूट जाती है। इतने में मारियो कहता है कि मैं और पैसे नहीं लगा सकता, पहले से ही मैं बहुत पैसे लगा चुका हूँ। इतने में फर्नांडो मारियो की बातों से परेशान होकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है। रात को वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तारों की छाव में बैठता है। इतने में उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि आसमान में ही जितने भी तारे हैं ये सब अब तक खत्म हो चुके होंगे, क्योंकि इनकी रोशनी को हम तक पहुँचने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। दरअसल वो तो आसमान में है ही नहीं, वो तो वहाँ से गायब हो चुके हैं। फर्नांडो को अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनकर एक आइडिया आता है और वह अपना ही आइडिया अपने दोस्तों को बताता है और वो कहता है कि हम दिन में बैंक की रॉबरी करेंगे। सबके सामने पुलिस बैंक के बाहर खड़ी होगी। उन्हें लगेगा कि हम पैसे चुराकर सामने से बाहर आएंगे, क्योंकि सुरंग के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता, लेकिन हम सब सुरंग के रास्ते निकल जाएंगे। उसके सभी साथियों को फर्नांडो का यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दिन में बैंक के मोशन सेंसर का खतरा नहीं होगा, क्योंकि दिन में बैंक अपने मोशन सेंसर को एक्टिवेट नहीं करते हैं और साथ ही बैंक की जो सिक्योरिटी होती है रात को बहुत ज्यादा होती है और दिन में बहुत कम होती है। अगले दिन ये अपने प्लान के अनुसार अपने उंगलियों में ग्लू लगा देते हैं ताकि
इनके फिंगरप्रिंट्स कहीं पर न रह जाएं। अब ये सब बैंक रॉबरी के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इनका एक साथी जो कि सेबेस्टियन है वो नीचे सुरंग का काम पूरा करने जाता है और बाकी सब बैंक के अंदर जाकर सभी को हॉस्टेज बना लेते हैं। तभी सिक्योरिटी कैमरे में एक गार्ड देखता है कि बैंक में रॉबरी हो रही है, इसलिए वो पुलिस को बता देता है और जल्द ही पुलिस बैंक के बाहर आ जाती है, जहाँ फर्नांडो एक आदमी को पहले से ही हॉस्टेज बना लेता है। वह पुलिस से कहता है कि अगर कोई भी बैंक के अंदर आया तो वह सबको मार देगा और इसके बाद वो बैंक के अंदर आ जाता है। वहाँ मारियो को पता होता है कि कौन से सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को यहाँ पर बुलाया है, इसीलिए वह एक लेडी को गन पॉइंट पर ले लेता है और गार्ड से कहता है कि तुम्हें बाहर आना पड़ेगा और गार्ड बाहर आ जाता है और उससे बैंक के बाहर भेज देता है क्योंकि यह उनके लिए खतरा बन सकता है। अब फर्नांडो एक रूम में जाता है और एक अलमीरा को वहाँ से हटा लेता है, जहाँ से वो सेबेस्टाइन सुरंग को कंप्लीट करके बैंक के अंदर आ जाता है। इसके बाद ये बैंक के लॉकर वाले रूम में जाते हैं। यहाँ पर उनके पास एक खास मशीन होती है जो कि सेबेस्टाइन बनाता है, जो कि पहले से एक इंजीनियर होता है। इस मशीन की मदद से वो एक लॉकर को 7 सेकंड में तोड़ सकते हैं। अब ये लॉकर्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तभी इन्हें एहसास होता है कि पुलिस बैंक की छत पर आ चुकी है। इतने में जो पुलिस इंचार्ज होता है वह मारियो को कॉल करता है, जो कि मारियो उस फोन को पहले से ही सिक्योरिटी गार्ड से निकाल देता है। अब मारियो पुलिस वालों से कहता है कि अगर तुमने बैंक की छत से पुलिस वालों को नहीं निकाला तो वह बैंक के अंदर के सारे लोगों को मार देगा। पुलिस ऑफिसर जो इन सब का इंचार्ज होता है उसकी बात मान लेता है, फिर भी वह अपने 2 स्नाइपर्स को बैंक के सामने वाली छत पर तैनात कर लेता है। इतने में मारियो उस इंचार्ज से कहता है कि मुझे मिनिस्टर से बात करनी है और वो इंचार्ज उससे 1 घंटे का वक्त मांगता है। पुलिस ऑफिसर के साथ जो टीम होती है वे दोनों ही बैंक के गेट पर तैनात होते हैं, क्योंकि बैंक में आने जाने के 2 ही रास्ते होते हैं, एक पार्किंग और दूसरा सामने से। इनको लगता है कि ये एक छोटी मोटी चोरी है और ये सब अंदर फंस चुके हैं। इतने में वह इंचार्ज ऑफिसर मारियो को कॉल करता है और कहता है कि तुमने अभी तक हमारा कोई नुकसान नहीं किया, तुम खुद को हमारे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक वकील कर दूंगा, तुम सबको कोई भी बड़ी सजा नहीं होगी। मारियो कहता है कि मुझे इस बारे में अपने साथियों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। दरअसल मारियो उन्हें अपनी बातों में फंसा रहा होता है ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके और वे लॉकर से सारा पैसा ले जाकर सुरंग से भाग सके। बैंक के अंदर एक बूढ़ी औरत होती है जिसका बर्थडे रहता है और इतने में मारियो उसे बर्थडे विश करने लग जाता है और वह एक हॉस्टेस से चॉकलेट लेकर उस बूढ़ी औरत को देता है। इतने में स्नाइपर्स जो कि दूसरी बिल्डिंग के छत पर तैनात हैं ये सब देख लेते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि बैंक के अंदर यह क्या चल रहा है। यह बात वे पुलिस ऑफिसर को बताते हैं। अब मारियो उस बूढ़ी औरत को छोड़कर फिर उस इंचार्ज ऑफिसर को कॉल करता है और कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल जेल में बिताए हैं, जब तक मैं मिनिस्टर से बात नहीं कर लेता तब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे। अब उस इंचार्ज ऑफिसर को मारियो की बात माननी पड़ती है। इतने में मारियो उस मिनिस्टर से बात कर उसे भला बुरा कहने लग जाता है कि सारे मिनिस्टर एक जैसे होते हैं, कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मारियो उस इंचार्ज ऑफिसर से कहता है कि मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। वो पुलिस ऑफिसर मारियो से उसके लॉयर का नंबर मांगता है। मारियो हॉस्टेस से मोबाइल छीनकर उसका नंबर उस इंचार्ज ऑफिसर को दे देता है। उसके बाद वह ऑफिसर उस नंबर पर कॉल करता है। मारियो फोन रिसीव करता है और आवाज बदलकर वकील बनकर उससे बात करता है। दरअसल यह सब उसका एक प्लान होता है ताकि उनको और अधिक समय मिल सके। अब वो लॉकर से सारा पैसा, सोना और कीमती सामान निकाल लेते हैं और इन सबको सुरंग के जरिए जहाँ इनकी एक नाव है वहाँ ले जाते हैं। इतने में उस पुलिस ऑफिसर को शक होने लग जाता है। वह मारियो के वकील को कॉल करता है, लेकिन वह नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। उस ऑफिसर को लगता है कि उन्होंने बैंक से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढ लिया है। इतने में उसकी नजर गटर के ढक्कन पर पड़ जाती है और वो समझ जाता है कि वो नीचे गटर के रास्ते से निकलना चाहते हैं। वहीं बैंक में जितने भी हॉस्टेसेस होते हैं उन्हें बैंक के ऊपर जाने को कहते हैं। अब ये सब बैंक में अपने सारे हथियारों को छोड़कर सुरंग से उस नाव में चले जाते हैं, जहाँ इन्होंने सारा सामान पहले से शिफ्ट किया रहता है। दरअसल इनके सभी हथियार नकली थे, क्योंकि फर्नांडो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इतने में बैंक के हॉस्टेसेस को पता चल जाता है कि वे सारे चोर यहाँ से निकल चुके हैं और वे सब अपना फोन लेकर अपने रिलेटिव्स को कॉल करते हैं कि हम अब सुरक्षित हैं। इतने में वो पुलिस ऑफिसर जो कि चोरों का सारा गेम प्लान समझ जाता है, अपनी एक टीम को गटर के रास्ते भेजता है जहाँ गटर से बाहर जाने का रास्ता होता है और अपनी एक टीम के साथ खुद वह बैंक के अंदर जाता है। इतने में फर्नांडो की टीम को नाव के जरिए बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। उन्हें पता होता है कि पुलिस वालों को पता चल सकता है कि ये गटर के रास्ते निकलने की कोशिश करेंगे, इसीलिए इन्होंने पहले से ही पानी में एक छोटा सा डैम बना लिया होता है ताकि पानी का बहाव दूसरी दिशा में बहने लगे और ये अपनी नाव से दूसरी दिशा की तरफ निकल सके। जो ये सब करने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं उस ऑफिसर को वो सुरंग मिल जाती है जहाँ से वे सब के सब भागे थे। वहाँ पर उन्होंने एक बॉम्ब को भी रखा होता है, पर पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है कि वे सारे हथियार और बॉम्ब नकली हैं और अब बहुत देर हो चुकी है। वे सारा का सारा पैसा ले जाकर अल्बर्टो के घर पहुँच जाते हैं और उन सब गाड़ियों को भी जला देते हैं जिनका इन्होंने इस्तेमाल किया था। इसके बाद ये चोरी के सारे पैसों और सामान को आपस में बांट लेते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, इनकी सबकी लाइफ बदल जाती है। ये सब बहुत अमीर हो जाते हैं, लेकिन एक दिन फर्नांडो की पत्नी को पता
पता चल जाता है कि उसका किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर है और वह पुलिस के पास जाती है और उनसे कहती है कि कुछ महीने पहले जो बैंक रॉबरी हुई थी उसमें मेरे पति भी शामिल थे। पुलिस फर्नांडो के साथ उसके सभी साथियों को पकड़ लेती है। अब उन सबको जेल हो जाती है, लेकिन नकली हथियार और किसी को कोई भी नुकसान न पहुंचाने के कारण इनको ज्यादा बड़ी सजा नहीं होती है। 7 महीने बाद फर्नांडो को छोड़ दिया जाता है। उसे मारियो अपनी एक शानदार कार में लेने आता है। दरअसल फर्नांडो ने ये प्लान पहले से ही बनाया था, नकली हथियार इस्तेमाल के कारण इनको बड़ी सजा ना हो और साथ ही बैंक के लॉकर्स में जितने भी लोगों का सामान होता है उनका कोई भी रिकॉर्ड बैंक के पास नहीं होता है। इसीलिए अपने आधे पैसे को छिपा लेते हैं ताकि ये कभी पकड़े भी जाए तो पुलिस को इनसे सारा पैसा न मिल सके। हालांकि बैंक $25 मिलियन और कई किलो सोने का क्लेम भी करता है, लेकिन पुलिस को इनके पास $1.2 मिलियन और 8 किलो सोना ही मिला था, यानी बाकी का पैसा और सोना अब भी इनके पास है और साथ ही अब आजाद भी हैं। एक सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म की कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।